हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लास ऑनलाइन। और ये हमारा स्पेशल सीरीज का तीसरा लेक्चर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। हमने देखा था वेक्टर एडिशन, वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे किया जाता है। सिंपल मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते हो, 2+2=4 नहीं होता है वेक्टर्स में जैसा स्केलर्स में होता है। तो कुछ हमने मेथड्स देखी थी। हमने देखा था ट्रायंगल लॉ देखा था, हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा था, हमने पॉलीगन लॉ देखा था, है ना। ये सारी मेथड जो यूज़ की जाती है वो वेक्टर एडिशन के लिए यूज़ की जाती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने कल निकाला था कि यदि दो वेक्टर्स को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है। ठीक है, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने पास दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल है थीटा। ये ए वेक्टर अपने पास है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट जो होता है दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। जितने सारे वेक्टर्स होते हैं उन सबका कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वही रिजल्टेंट होता है। ये रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पुट लगा देते हैं, जिसको हम सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला अपने पास आया था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी क्या है, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और थीटा यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बनाता है, इसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था। वो आया था ना, अल्फा बराबर tan इनवर्स रिजल्टेंट। इनका जो रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर, वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, अल्फा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, tan इनवर्स, ऊपर क्या आता था, बी साइन थीटा आता था, बी साइन थीटा आता था ऊपर, और नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा आता था। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। एडिशन हमने देख लिया, अब सब्सट्रैक्शन देखेंगे। बहुत आसान है सब्सट्रैक्शन, समझना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, जैसे कि यदि हम देखें एडिशन की बात करें, एडिशन दो वेक्टर्स हैं, मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर इधर है एंड बी वेक्टर इधर है। इनका यदि मैं एडिशन करना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अपने को इसके बारे में सारे रिजल्ट्स पता है। ठीक है, यदि हम घटाना चाहें, यदि हम ए में से बी को घटाना चाहें, समझना बात को, हमको चाहिए क्या, इफ बी वांट टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, बी वेक्टर्स में से ए वेक्टर, ए में से बी को घटाना है, तो आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर देना है आपको, ए वेक्टर में जोड़ देना है नेगेटिव बी वेक्टर को। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों है तो एक ही चीज, गलत है क्या बताओ। यदि आप ऐसा लिखो, 2-1 या फिर 2+-1, बात तो एक ही होती है ना। तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हो, ये है एडिशन ही, एडिशन ही है ना। आप क्या कर रहे हो, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ दे रहे हो, और अल्टीमेटली जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहा जाएगा। तो कितनी बढ़िया चीज है। तो आपको क्या करना है, एड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर इन ए वेक्टर टू गेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिंपल है। अब ये कैसे करेंगे, तो मैं यहां पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, अपने पास ये रहा ए वेक्टर। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना है, ये ए वेक्टर अपने पास है, और सपोज बी वेक्टर ये है,
और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, सपोज जो भी है थीटा। अब वी वेक्टर का नेगेटिव कैसे लिखेंगे बताओ। बी का नेगेटिव, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बस रिवर्स हो। हमने देखा था ना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बस रिवर्स कर दो, मैग्नीट्यूड वही का वही रहेगा। तो डायरेक्शन इधर है तो बी नेगेटिव जो आएगा बी का वो इधर बनेगा, बनेगा कि नहीं, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं। तो इन दोनों का ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर इनको जोड़ दो, इनका वेक्टर एडिशन कर दो तो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। देखो यहां पर जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, लेकिन यहां पर जो अपने को रिजल्ट मिलेगा यार, रिजल्टेंट मिलेगा आर वेक्टर, वो मिलेगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देना है, बाकी सारी चीजें वही की वही रहेंगी। बताओ ये यदि यहां पर ए और बी के बीच का एंगल यदि थीटा है और ए वेक्टर रिजल्टेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अपने रिजल्ट्स वही के वही रहेंगे, बस एक चेंज आ जाएगा। जैसे हम जो रिजल्टेंट लिखते थे आर वेक्टर, सपोज यहां पर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा आर वेक्टर का मोड, यानी कि जिसको हम आर ही बोल सकते हैं, वो आएगा क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहां पर माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए ही है, लेकिन बी जो है वो नेगेटिव हो गया, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लग गया। एंड ऐसे ही जो अल्फा एंगल बनाएगा रिजल्टेंट किसके साथ, ए के साथ, वो बनाएगा टेन इनवर्स, क्या आ रहा था, बी कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन ए माइनस बी, उल्टा लिख दिया सॉरी मैंने, ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। यहां पर भी माइनस लग गया, माइनस क्यों लगा है, अगेन बी नेगेटिव है। तो ये दो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हैं, है ना। बताओ आपको यदि वेक्टर एडिशन पता है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन बन जाएगा, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां एडिशन में प्लस लगता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस लग जाता है, बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है, दोनों फॉर्मूले आपके पास है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। देखो हमने देखा था वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ दोनों फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो दोनों लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहां पर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकते। बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। आपको मैं यहां पर कंपेयर करके दिखाता हूं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हम क्या कर रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम बिल्कुल लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। दूसरी चीज है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट हमने देखा था, हमने वेक्टर एडिशन में देखा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में हम क्या जोड़ रहे थे, सी वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये एसोसिएटिव लॉ। लेकिन यदि हम इसमें सब्सट्रैक्शन डाल दें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें से आप घटा दो क्या, सी वेक्टर, तो जो रिजल्ट यहां पर बनेगा, मतलब कि हम इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते, कैसे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है।
और ना ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आई? तो इस पर थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं, है ना, आई भी है नीट में। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, और एकदम ध्यान रखने वाली बात भी नहीं, रटने वाली बात भी नहीं, आपको पता है कैसे काम करती है चीजें। बताओ, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। अब यहां पर आप ए में से बी घटा रहे हो, यहां पर बी में से ए घटा रहे हो, तो चीजें बदल जाएगी ना। इसका जो आंसर आएगा वो इसके जस्ट नेगेटिव आएगा, तो हम बराबर तो नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन ना ही कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। क्या है यहाँ पर सवाल? एक वेक्टर है पी वेक्टर 5i 3j and 2k और q है 2i j and k। ठीक है, देन फाइंड आर वेक्टर विच इज p वेक्टर माइनस q वेक्टर, है ना। p और q को हमको सब्ट्रैक्ट करना है एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट क्या है यहाँ पर? p वेक्टर माइनस q वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम p वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले तो 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसमें से आपको घटाना है क्या? आपको घटाना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब एक बात ध्यान रखना, यदि आप वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, वेक्टर्स को घटा रहे हैं, तो i को i का i में घटा सकते हो आप, j का j में घटा सकते हो, k को k में घटा सकते हो। एक्स एक्सिस की चीजें सेपरेट रखनी है, बाय की सेपरेट रखनी है, जेड की सेपरेट रखनी है। ठीक है, क्योंकि तीनों डिफरेंट एक्सिस हैं, तीनों के अलोंग जो मोशन होगा, फिर जो भी चीजें लिखी जाएंगी तीनों एक्सिस के अलोंग, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, आपको यदि पता हो तो उसमें क्या होता है कि आप सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। जैसे मास को मास में जोड़ सकते हो, लेंथ को लेंथ में जोड़ सकते हो। आप मास और लेंथ को नहीं जोड़ सकते। आप 2 किलोग्राम में 2 किलोमीटर नहीं जोड़ सकते हो। 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम जुड़ेगा, 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जुड़ेगा। बात समझ में आई? तो वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो आई का आई में आप जोड़ोगे केवल या घटाओगे, जे का जे में और के का के में, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब सेपरेट रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5i, देखो यहाँ पर माइनस साइन लगा तो सभी नेगेटिव हो जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि अंदर सारे पॉजिटिव है। माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, सब नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5i कैप माइनस 2i कैप। ठीक है, प्लस लगाओ, यहाँ पर प्लस लगाए, 3j यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है माइनस j। ठीक है, फिर प्लस साइन यहाँ पर लगाए, देखो, और क्या है 2k कैप, ये 2k कैप रखा, माइनस साइन लगा, यहाँ पर माइनस k हो जाएगा, है ना। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, सब नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और i कैप है, और ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2j कैप, और ये 2k माइनस k तो k कैप बचेगा। तो ये रिजल्टेंट आ गया अपने पास, वेक्टर, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर आया, रिजल्टेंट वेक्टर आया आर वेक्टर। दूसरा सवाल है, इसका अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो हमको पता है तीनों परपेंडिकुलर है, आई जे के तीनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में सीधा सीधा स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो 3 का स्क्वायर और रूट भी लगाना है, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 + 4 + 1, ये हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14, और जो भी इसकी यूनिट होगी। ठीक है, आप यहां से वेक्टर एडिशन भी कर सकते हो। वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करना है ना, काइंड ऑफ। ठीक है, तो आई में आई को जोड़ेंगे, आई को ही घटाएंगे। आई और जे को ना ही आप जोड़ सकते हो ना ही आप घटा सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे लामिस थ्योरम की ओर। ठीक है, देखो सवाल और भी करेंगे हम इस लेक्चर के लास्ट में, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। लामिस थ्योरम, हालांकि ये एनएलएम में आप पढ़ते हो, आप फोर्सेस के लिए पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में ये वेक्टर्स के लिए होती है। लामिस थ्योरम एक्चुअल में वेक्टर्स के लिए होती है, हम फोर्स के लिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर हमको इसकी नीड होती है, बाकी और जगह
इसकी जरूरत बहुत ना के बराबर होती है। तो क्या कहती है लामी थ्योरम, इफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। मतलब कि यदि तीन वेक्टर जो हैं, यदि तीन वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज ऑर्डर में एक ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मान लो अपने पास एक है ए वेक्टर, इसके बाद है बी वेक्टर और फिर है सी वेक्टर। देखो मैंने सभी ऑर्डर में लिया है, साइकिल कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है ए बी सी, है ना। वैसे हम जो पढ़ते थे ना वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ, उसमें क्या करते थे हम, दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट करते तो तीसरा वेक्टर उसको रिवर्स ऑर्डर में लेते थे, जो रिजल्टेंट का काम करता था। यहां पर सभी को सेम ऑर्डर में लेना है। यदि आप सभी को सेम ऑर्डर में रख रहे हो तो इन तीनों का वेक्टर सम जो होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये तो वही बात हो गई। कौन सी बात हो गई, कि तरबूज कुल्हाड़ी पर गिरे या कुल्हाड़ी तरबूज पर गिरे, कटेगा कौन, तरबूज। तो उसका इस बात से क्या लेना देना है, इसका इस बात से ये लेना देना है कि आप यदि ऐसा लिखो इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर कर सकते हो क्या, और माइनस सी वेक्टर को यदि आप लिखो, माइनस सी वेक्टर को चलो मैं बोल देता हूं, मेरा मन है मैं इसको आर वेक्टर बोल रहा हूं। तो सी को यदि आप उल्टा कर दो, माइनस सी को आप उल्टा कर दो, रिवर्स ऑर्डर में लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। ये क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। यहां पर सी वेक्टर को उल्टा कर देंगे, उल्टा घुमा दिया, तो दो वेक्टर्स को आपको सेम ऑर्डर में लेना है और तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो वो रिजल्टेंट का काम करेगा। यही था ना ट्राइंगल लॉ, तो बात वही है। यदि आप सेम ऑर्डर में ले रहे हो तो ये, और तीसरी साइड को अपोजिट ऑर्डर में ले रहे हो तो ये। क्लियर, तो ये लामी थ्योरम थी। अब एक्चुअल में लामी थ्योरम नहीं है, इसके बाद लामी थ्योरम बनती है। मैं इसको अगले पेज पर आपको समझाता हूं। जैसे हमने तीन जो ऑर्डर जो वेक्टर्स लिए थे, ए वेक्टर यहां पर बनाया था, बी वेक्टर यहां पर बनाया था और सी वेक्टर यहां पर बनाया था। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, फिर से बना था ना। देखो जो चीज आप समझ रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो, उसको एकदम परफेक्ट पढ़ो, एकदम फाइन, कि उससे रिलेटेड यदि सवाल आपको दिख जाए तो वो बनना ही चाहिए। ऐसे चीजों को पढ़ो एकदम फाइन वे में, एकदम अंडरस्टैंडिंग एकदम पक्की होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीज आई कहां से, एकदम ओरिजिन उनका पता होना चाहिए, है ना, ताकि हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ में आ सके। जब क्वेश्चन करने बैठे तब भी हमारे दिमाग में जाए चीजें कि हाँ ये यहां से आया, इसमें ये लगेगा, बहुत सारी चीजें है ना। और सी वेक्टर कैसे बन रहा था, ऐसे, है ना। क्या हो रहा है मेरे साथ, चलो कोई नहीं। ये सी वेक्टर ऑर्डर में चल रहे हैं सब। अब इनको पैरेलली यदि मैं शिफ्ट कर दूं, मैं मान लूं ए वेक्टर को इधर मैंने बना दिया, सी वेक्टर को मैंने यहां लगा दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं कि सी वेक्टर को उठा के यहां, पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलेगा। और बी वेक्टर ये है, इसको मैंने यहां पर रख दिया। कुछ चेंज किया है क्या मैंने, वेक्टर तो बदलेगा ही नहीं। अब यदि यहां पर जो एंगल मैं बनाऊं तीनों के बीच का, ए के सामने का अल्फा, बी के सामने का एंगल बीटा और सी के सामने का एंगल गामा, तो लामी थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम क्या कहती है कि जो मैग्नीट्यूड होंगे इनका, जो मैग्नीट्यूड के जो रेशियो होंगे, साइन मतलब कि बी अपॉन साइन बीटा, ए अपॉन साइन अल्फा,
सी अपॉन साइन गामा, ये बराबर होंगे। कैसे लिखता है यहाँ पर, ए डिवाइड बाय साइन अल्फा, ए के सामने का एंगल बराबर होगा बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी के सामने का साइन एंगल है ना, साइन लेके साइन बीटा बराबर सी डिवाइड बाय सी के सामने का एंगल ले लो साइन साइन गामा। ठीक है, ये लामी थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां पर अल्फा क्या है, ए के सामने का एंगल, बीटा बी के सामने का एंगल और गामा सी के सामने का, मतलब कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ले रहे हो उसके नीचे उसी के सामने वाला एंगल आएगा, है ना, कोई और एंगल नहीं ले लेना। तो एंगल के लिए बहुत यहां पर ध्यान रखना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये है लामी थ्योरम। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कभी भी काम आ जाएगा। मतलब कि ये ऐसा भी है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों को यदि ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक मतलब 3 फोर्स यदि एक ट्राइंगल बना रहे हैं, समझना बात को, यदि ट्राइंगल बन रहा है तो वेक्टर सम 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा एक सवाल भी आ सकता है कि यदि एक बॉडी पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीनों फोर्स को हम ट्राइंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि ऐसा कर सकते हैं मतलब कि तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो नेट फोर्स बॉडी पर 0 लग रहा है। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लामी थ्योरम हो गई। अब कुछ सवाल देखते हैं। अच्छा, पहले कुछ टॉपिक्स और देख लेते, सवाल आई थिंक लास्ट में डले हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर का उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन। पहले तो इस बात का मतलब समझिए क्या होता है। हमने देखा था वेक्टर एडिशन में 2 वेक्टर थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका एक रिजल्टेंट आ रहा था। रिजल्टेंट क्या था, ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, अब यदि अपने पास एक वेक्टर है, सपोज रिजल्टेंट ही है, सपोज रिजल्टेंट ही है, उस रिजल्टेंट से क्या मैं 2 वेक्टर बना सकता हूं, उसको तोड़ के मैं 2 वेक्टर बना सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकता हूं, जिनका कंबाइंड इफेक्ट उस रिजल्टेंट के बराबर आए। फिर से समझो, मैं एक वेक्टर को तोड़ के 2 वेक्टर बना सकता हूं क्या, जिनका कंबाइंड इफेक्ट उस सिंगल रिजल्टेंट के बराबर आए, बिल्कुल बना सकते हो। जैसे अपने पास है, इस पेन पर 2 फोर्स लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का 5 न्यूटन का, रिजल्टेंट कितना आएगा 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन को आप 10 आई कैप प्लस 5 आई कैप नहीं लिख सकते हो क्या, समझना। यहां पर मैं डायग्राम समझाता हूं आपको। एक अपने पास बॉडी है एम मास की, उस पर इधर फोर्स लग रहा है 10 आई कैप, इधर फोर्स लग रहा है, या फिर ऐसा लिखो, ये एक बॉडी है, इस पर 15 आई कैप फोर्स लग रहा है, 15 आई कैप न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 आई कैप न्यूटन और 5 आई कैप न्यूटन, सेम ही तो है। बस मैंने क्या किया, जो रिजल्टेंट था उसके 2 कंपोनेंट बना दिए उसी के डायरेक्शन में, इनका जो होल इफेक्ट आएगा वो इसके बराबर ही आएगा। अब वेक्टर है तो मैं उसके कंपोनेंट्स, अब मैं देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर 20 न्यूटन और यहां पर 5 न्यूटन, इसका जो इफेक्ट आएगा वो भी इसी के जैसा आएगा। आप और भी बना सकते हो, आप यहां पर बना सकते हो 25 न्यूटन और यहां पर बना दो आप 10 न्यूटन, इसका इफेक्ट भी ऐसे ही आएगा। तो ये तो मैंने बात बताई अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आप 2 इसके कंपोनेंट बना सकते हो। आप इसमें 15 न्यूटन के 2 कंपोनेंट, एक यहां पर बना दो, एक यहां पर बना दो। ठीक है, या फिर 15 न्यूटन बॉल, मान लो इस बॉडी पर जो है फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का इधर, 15 न्यूटन का इधर, तो उस 15 न्यूटन के मैं 2 कंपोनेंट बना सकता हूं अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक यहां पर बना दिया मैंने, एक यहां पर बना दिया। यहां पर मान लो ए है और ये बी है, तो ए और बी जो 2 फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट 15 न्यूटन के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर्स का रेजोल्यूशन।
ठीक है, अब रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं, देखो कंपोनेंट तो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं ना, किसी भी मैंने बताया बहुत सारे एग्जांपल दिए। यहां पर बात चल रही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब कि रेक्टेंगुलर मतलब कि परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है। बात समझ में आई? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की ही हम यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम यहां पर करने क्या वाले हैं, है ना। तो यहां पर कुछ डेफिनेशन लिखा हूं क्या यहां पर, हल्का फुल्का आपको समझने के लिए। चलो, व्हेन a vector is resolved in two components which are perpendicular to each other, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत फैंसी डेफिनेशन नहीं लिखवाता हूं मैं, है ना, समझ में आनी चाहिए चीज। भाषा का मतलब क्या होता है, जो मेरी फीलिंग्स हैं वो आप तक पहुंचाना, जो मैं कहना चाहता हूं वो आपको समझ में आ रहा है, जो आप कह रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। भाषा का इतना मतलब होता है, ठीक है। और मतलब ये भी एक भाषा का टाइप ही है ना, स्टेटमेंट। तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा है। चलो, अब मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है, अपने पास एक वेक्टर है, इसको मैं ग्रीन ब्लू कलर से बनाता हूं। अपने पास एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, ठीक है, इसको मैं स्मॉल ए बनाता हूं, या फिर ऐसा कहें, सबसे पहले तो मैं यहां पर एक सपोज एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, एक मैं रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि अपने को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है उसको, है ना। लाइन थिकनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अपने पास एक वेक्टर है, मान लो ये ऑरिजिन है, ठीक है, एक वेक्टर है आर वेक्टर, या फिर इसको मैं इस कलर से बनाता हूं। एक अपने पास वेक्टर है ये, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने नाम दिया है क्या, ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड जो है इस एरो की लेंथ के बराबर होगा, और मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको यदि मैं दो पार्ट्स में तोड़ूं, इसको मैं यदि दो पार्ट्स में तोड़ूं, इस वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ूं, एक अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक अलोंग वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर एक्स वाई, तो यहां पर मैं एक कंपोनेंट ले रहा हूं इसका ये, ठीक है, और दूसरा मैं इसको यहां पर बना रहा हूं, यार क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट मैंने इसका यहां पर बनाया वेक्टर का, तो उसी वेक्टर को जो ए वेक्टर है उसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, एक ये एक ये, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस उसको मैं नाम देता हूं ए वाई वेक्टर, और जो हॉरिजॉन्टल वाला मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है उसको मैं ए एक्स, उसको मैं ए एक्स वेक्टर नाम दे देता हूं, ठीक है। इसको मैं ऑरिजिन को मैं ओ बोलता हूं, और क्या पॉइंट्स है आपको यहां पर, इसको एम, या फिर इसको पी बोलता हूं, इसको क्यू बोलता हूं, इसको आर बोलता हूं, ठीक है। पॉइंट्स हमने नाम दे दिए। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ए के बराबर रहेगा। यदि मैं यहां पर ट्राइंगल देखूं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यहां पर, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में यदि मैं कॉस थीटा लगाऊं, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहां पर, ओ आर है, ओ आर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू। ओ आर जो है वो ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, केवल यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं,
लिख सकते हैं क्या? तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए एक्स को क्या, ए कॉस थीटा। बताओ, तो अपने पास एक कंपोनेंट आ गया, जो ए था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब वर्टिकल, यदि हम दूसरा ट्रायंगल की बात करें, कौन सा, ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू में यदि हम देखें तो यहां पर ये यदि थीटा एंगल है तो इसको मैं थीटा बोल सकता हूं क्या, अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लगाए साइन थीटा, अब बेस ये बन गया क्योंकि एंगल ये है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर रहता है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है पीओ, हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू, तो साइन थीटा जो बन जाएगा वो बन जाएगा पीओ डिवाइड बाय ओ क्यू। और पीओ जो है, पीओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो पीओ ए वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बाय, और ओ क्यू जो है वो पूरा का पूरा ए है ना, तो यहां से अपने पास ए बाय जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा क्या, ए साइन थीटा। ये दूसरा कंपोनेंट मिल गया अपने को। ठीक है, तो यदि हम वेक्टर वाइज लिखना चाहें, हम लिखना चाहें वेक्टर वाइज, तो हमारे पास देखो ए एक्स भी था, तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं क्या, बताओ, ए एक्स आई कैप, ये आई कैप में है और ये जे कैप में है, और इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी अपने पास हैं, मतलब ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए एक्स को क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप, और ए वाई को लिखेंगे ए साइन थीटा जी कैप। ठीक है, तो ये अपने पास वेक्टर आ गया, वेक्टर को मतलब हमने रिजॉल्व कर लिया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब यदि यहां पर लिखें हम, इनकी बात करें ए एक्स और ए वाई की, देखो ए एक्स जो आया था अपने पास क्या आया था, ए कॉस थीटा, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एंड ए वाई जो आ रहा था वो आ रहा था ए साइन थीटा, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, एक एक्स में है एक वाई में है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, जिस तरफ थीटा है, जहां से आप एंगल ले रहे हो, थीटा यहां से एंगल ले रहे हो, तो थीटा की साइड कॉस थीटा, उल्टी साइड साइन थीटा। देखो थीटा की साइड क्या था, ए एक्स था, ए एक्स में ए कॉस थीटा आ रहा था, मतलब जहां पर थीटा है वहां पर कॉस, ध्यान रट लो, जहां पर थीटा है वहां कॉस, जहां पर थीटा नहीं है वहां पर साइन, दूसरी तरफ साइन लेना है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, अब देखो हम यहाँ पर एक मास ले, तो मास एम मास की बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन के दर, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, एक एम मास की बॉडी है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पता नहीं किस डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, तो हम इसको 10 न्यूटन को रिजोल्व कर सकते हैं, बताओ 10 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है वेक्टर क्वांटिटी है, 30 डिग्री पर लग रहा है, तो उसको मैं रिजोल्व कर सकता हूं बड़ी आसानी से। अपने को पता है जिस तरफ थीटा होता है, जिस तरफ एंगल होता है, उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है, मतलब कि tan cos 30, और दूसरी तरफ जो आता है वो साइन कंपोनेंट आता है, tan sin 30, एंगल वही रहता है। और cos 30 की वैल्यू पता है अपने को कितना होती है, √3/2, और sin 30 की वैल्यू भी अपने पास होती है 1/2। तो मतलब अपने को पता चल गया इस एम मास की बॉडी पर दो फोर्स लगे, इधर लग रहा है कितना, इसको काटेंगे तो 5√3 आ जाएगा, और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है कितना, एक 10/2 5 न्यूटन। तो थोड़ी सी आसान यहां पर चीज हो गई, एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, आसान हो गई ना चीजें।
अब ये एक एंगल पर लग रहा था, थोड़ा सा कठिन था प्रिडिक्ट करना कि इसका मोशन कैसा होगा, या बहुत सारी चीजें। ये मैं आपको एनएलएम नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको वेक्टर कंपोनेंट्स बता रहा हूं। यहां पर फोर्स के अलावा बहुत सारी वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब हम कंपोनेंट्स लेते हैं किसी वेक्टर के तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है ना, एक्स एक्सिस में अलग, वाई देखो एक्स और वाई जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सिस हैं जिनके बारे में हम मैक्सिमम टाइम स्टडी करेंगे, इसलिए इनके अलोंग यदि अपने कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो बहुत आसान सी चीजें हो जाती हैं, है ना, इसलिए इसको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा जीरो आएगा। जैसे आप बोलो कि आपके पास ए वेक्टर है, ये आपको इसका कंपोनेंट निकालना है इधर, ये परपेंडिकुलर है, तो ए बाय कितना आएगा, ए कॉस 90, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, इसका जो कंपोनेंट इसके अलोंग 90 डिग्री है ना, और कॉस 90 जीरो होता है। तो किसी भी वेक्टर का, है ना, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर along its perpendicular direction is always is, यहां पर लिखता हूं, हमेशा जीरो रहेगा। चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, वो भी जीरो आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो आएगा। बात समझ में आई? तो ये वेक्टर रेजोल्यूशन था, है ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब उसके बाद एक और टॉपिक आता है, उसमें हम 3D में रिजॉल्व करेंगे ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अभी हमने देखा था 2 डायमेंशन, एक्स वाई में देख रहे थे, वाई जेड में भी हो सकता है, एक्स जेड में भी हो सकता है। अभी हम 3 डायमेंशन में देखेंगे, मतलब कि एक वेक्टर अपने को दिया है, उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालो, वाई के अलोंग निकालो, जेड के अलोंग निकालो। इसके पहले हमने एक्स और वाई के अलोंग निकालना सिखाया था, जहां से एंगल है वहां कॉस वाला ले लो और दूसरी तरफ साइन वाला ले लो। इसके सवाल कम आते हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो पहले तो मैं इसका एक ठीक ठाक सा डायग्राम बना लेता हूं। एक हमने स्क्वायर बनाया, ये इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करते हैं। ठीक है, और इसको हम, एक कॉपी मैंने बना ली। चलो, हाँ, लाइन थिकनेस कम हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है ना, क्यूब बनाऊंगा तो थोड़ा सा अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको, यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, क्यूब बन गया ये। और क्यूब का मान लेते हैं ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन है। तो आपको 3D में थोड़ा सा भी चीजें समझ में आएंगी। आपके पास एक वेक्टर है, सपोज आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जो कि कहां से कहां जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है यहां पर। ठीक है, एक कोई आपके पास ए वेक्टर है, बात समझ रहे हैं? तो जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट आएगा इसका, ये वाला आएगा ए एक्स, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट ये रहेगा ए वाई, और जेड एक्सिस वाला ये कंपोनेंट रहेगा। अभी 3D में आप समझ पा रहे हो ना, एक्स वाई और जेड, और ए वेक्टर ये रहा। तो मान लेते हैं ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, एंगल
मेड बाय ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, अल्फा है, बाय एक्सिस से बीटा है, और जेड एक्सिस से गामा। ये एंगल यहां पर बना रहा है अल्फा बीटा एंड गामा। तो यदि ए वेक्टर का मैं एक्स वाला कंपोनेंट लूं तो ए एक्स कितना आ जाएगा बताओ? सीधा सीधा अभी पिछले वाले रिजल्ट को याद रखिए। ए एक्स यदि निकालना चाहूं तो क्या आएगा बताओ? ए एक्स वेक्टर की यदि बात करूं, ए साइन अल्फा आई कैप आएगा कि नहीं? एक्स एक्सिस से जो एंगल है अल्फा बन रहा है, जिस तरफ एंगल रहता है, सॉरी यहां पर कॉस आएगा है ना, जिस तरफ एंगल रहता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट लेते हैं ना, ए कॉस अल्फा आई कैप। एक्स के केवल आप ए वेक्टर और एक्स एक्सिस को देखो, तो ए का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स वो कितना आएगा? ए कॉस एंगल अल्फा। ऐसे ही जो है बाय से जो है बीटा एंगल बना रहा है, तो ए बाय जो लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे? ए कॉस बीटा जे कैप। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए साइन अल्फा जे कैप। यदि आपको बीटा न दिया गया हो तो अल्फा के टर्म्स में ही आप ए वाई निकाल सकते हो जैसा पहले किया था, लेकिन आपको बीटा दिया डायरेक्ट तो आप केवल कॉस कंपोनेंट उसका ले लेते हैं ना। ऐसे ही ए जेड कितना आ जाएगा? जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये? गामा। तो ए कॉस गामा, ठीक है। ये तीन हमने एक्सिस में इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, अपने को तीनों एक्सिस से एंगल पता होते हैं। तो यदि हम तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें, तीनों को यदि मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो क्या मिलेगा अपने को? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और अब क्या हो जाएगा? ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? अब ये जो टर्म है यहां पर, या फिर एक काम करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई, या फिर ये वाली जो टर्म है वो पूरी की पूरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, क्योंकि आप ए का जो मैग्नीट्यूड लिखोगे, समझना बात को, ए का जो मैग्नीट्यूड लिखोगे वो क्या लिखते हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही लिखोगे ना मैग्नीट्यूड। यदि तीन वेक्टर मिला के एक वेक्टर बना रहे हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। केवल एक्स वाई होते तो हम केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर देते। तो यहां से यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर जो है क्या रहेगा? ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, बताओ? ए आ जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में से, अंदर बच जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से अपने पास एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट सामने आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आती है 1। और ये क्या है? ये एंगल्स हैं, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमने यहां पर लिए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं किसी वेक्टर के, वो उस पर्टिकुलर वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बीटा गामा, है ना। ए वेक्टर एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से बीटा बना रहा है और जेड से गामा एंगल बना रहा है। तो अल्फा बीटा और गामा इन तीनों में वो रिलेशन आया था। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, तीनों एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स आए थे वो ही आ गए। अपने को एंगल पता है, कंपोनेंट्स आसानी से निकल जाते हैं, उसमें कोई इशू होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये 3D में रेजोल्यूशन हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहां पर हम किसी भी वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सकते हो। अपने पास सपोज एक वेक्टर है पी वेक्टर, उसके आप जरूरी नहीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बनाओ, आप कितने भी कंपोनेंट्स बना सकते हो, आपको यदि एंगल पता हो। जैसे 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था, आप एक एक न्यूटन के 10 फोर्स लगा दो,
आप 2-2 न्यूटन के 5 फोर्स लगा दो, 5 न्यूटन के 2 फोर्स लगा दो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब एक्स एक्सिस तो एक ही होती है, वाई एक्सिस भी एक ही होती है, तो एक एक कंपोनेंट बनेंगे ना, ठीक है। चलो अब कुछ यहाँ पर सवाल हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है, वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन इज 2। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट केवल 2 हो सकते हैं, देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहां पर, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन सकते हैं, 2, एक एक्स में एक वाई में, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस, स्पेस यानी कि 3D, 3D में 3 बनेंगे, 2D यानी कि प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन सकते हैं। वेक्टर एडिशन व्हेन वेक्टर्स आर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अच्छा वेक्टर एडिशन में बता ही चुका हूं, यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या करोगे आप, ए एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई साइन थीटा जे कैप, सीधा सीधा, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। चलो सवाल है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ 3 and 4, 3 और 4 का रिजल्टेंट कौन नहीं हो सकता है, 3 और 4 का रिजल्टेंट कौन नहीं हो सकता है। देखो एक बात समझना कि 3 और 4 तो अपने पास वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं, 3 और 4 यदि हम किसी ट्राइंगल की 2 साइड बनाए, मान लो ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, 3 है, ठीक है। अच्छा यहां पर एक सेकंड, जीरो नहीं करना है, चलो जीरो नहीं करना है। देखो 3 और 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, देखो यदि ये दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, 3 + 4 का 7, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, 4 - 3 कितना हो सकता है, 1। मतलब कि जो रिजल्ट रहेगा इनका वो 7 और 1 के बीच ही आना चाहिए रिजल्टेंट, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो 7 और 1 के बीच में ही इनका रिजल्टेंट आएगा। तो ऐसा अपने को देखना है जो 7 और 1 के बीच में नहीं आ रहा हो, कौन सा नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 से थोड़ा सा बड़ा 37 है ना, मतलब कि 7 के अंदर ही आ रहा है। 8 न्यूटन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा अपना। एक और सवाल है, 2 वेक्टर्स P and Q सेटिस्फाई, P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, P और Q के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। और एक बात ध्यान देना, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर जो है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के बराबर है। एंगल बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का एंगल बताना है। अब देखो बाहर मोड लगा, मतलब मैग्नीट्यूड की बात चल रही, तो P माइनस Q का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम, बताओ, P² प्लस Q² माइनस 2PQ cos थीटा, यही लिखेंगे। ये बराबर किसके है, P प्लस Q के मैग्नीट्यूड के, जो कि होता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है ना, तो P² प्लस Q² माइनस 2PQ cos थीटा, और उधर हो जाएगा P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। देखो P² प्लस Q² कट जाएंगे, 2PQ माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4PQ cos थीटा, और इधर 0 बच जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब कि थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्व किया मैंने, सारी वैल्यू पुट करी, मोड लगा मतलब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दो, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा किया ही नहीं। तो 90 डिग्री आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, यदि P माइनस Q P प्लस Q के बराबर है तो दोनों परपेंडिकुलर ही रहेंगे। इसको मैं ग्राफिकल तरीके से भी समझा सकता हूं, कैसे, P वेक्टर ये मान लो और Q वेक्टर ये है, माइनस Q इधर रहेगा, इधर रहेगा माइनस Q वेक्टर, P प्लस Q इधर आएगा एकदम बीच में, बीच में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि P और Q का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये एंगल 45 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर है ना, जितना P है उतना ही Q है, तो मिड में आएगी वैल्यू।
और ये भी वैल्यू मिड में आएगी, 45 का एंगल यहां से बनाएगी पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और P और Q के बीच का भी एंगल 90, ये 45 है तो ये वाला भी 45 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और सवाल है, पढ़ेंगे सवाल। इफ अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, यहां पर ये जो है एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा वेक्टर, अपने को सी की वैल्यू बतानी है। यूनिट वेक्टर यदि ये है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, बराबर 1 के वो होगा। रूट हटाएंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25, 0.8 का 0.64 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। तो 0.64 में 0.25 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.89 हो जाएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.89 मतलब कि 0.11। तो सी जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.11 आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर आ गया, मतलब ये यदि यूनिट वेक्टर है तो सी की वैल्यू ये रखोगे तो इस पूरे की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन बी यहाँ पर। एक और सवाल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 120। 120 यहाँ पर एंगल है दो वेक्टर्स का, उनका मैग्नीट्यूड दोनों का p है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, √3p आता है। एक ये हमने पिछली क्लास में भी सवाल देखा था कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये, अच्छा एक सेकंड ये मैंने कुछ उल्टा रिजल्ट बता दिया है, ये कुछ और आंसर आएगा। ये इसका रिजल्टेंट आएगा तो कितना आ जाए यहाँ पर, देखो ये 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120 कितना होता है -1/2, तो -1/2 से 2 गया और 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंदर बच जाएगा रूट में p स्क्वायर, मतलब कि रिजल्टेंट जो आएगा वो p के बराबर ही आएगा, है ना। वो कुछ और सवाल था, आई थिंक मुझे कुछ याद आ रहा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 60 डिग्री था, सॉरी 60 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2, तो 3p स्क्वायर हो जाएगा। तो 60 डिग्री है तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, √3 वाला। चलो अगला है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ए ट्राइटेंगल टू ईच अदर इज 1440 न्यूटन। ठीक है, दो इक्वल फोर्स हैं, दोनों राइट एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और रिजल्टेंट दिया अपने को, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। इक्वल फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट कितना लिखा जाता है, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और रिजल्टेंट अपने को 1414 दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू a और b दोनों बराबर हैं, a बराबर b है तो 2a स्क्वायर कर सकते हैं इसको। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1414 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, अब a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो a यहां पर जो है, या फिर a स्क्वायर निकालने तो कितना आ जाएगा 1414 डिवाइड बाय 2। अच्छा 1414 का स्क्वायर है, अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर कट गए तो 1414 हो जाएगा। 2 के पास स्क्वायर नहीं है तो √2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये 1000 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा सीधा सीधा, तो 1000 न्यूटन यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में जरूर आता है कि सवाल में क्या लिखा है और क्या कहना चाह रहा है ना। चलिए अगला सवाल है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 80 न्यूटन। दो फोर्स हैं, उनका जो सम है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड्स का सम, मान लो दो फोर्स हैं P एंड Q, तो P और Q के मैग्नीट्यूड जो है उनका सम कितना है, 18 न्यूटन है। एंड द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, R की वैल्यू 12 दे रखी है। ठीक है, R वेक्टर क्या होगा यहां पर, रिजल्टेंट जो है A और B का रिजल्टेंट है, R का मैग्नीट्यूड है 12, P प्लस P का मैग्नीट्यूड और K का मैग्नीट्यूड यदि हम जोड़ें तो 18 आएगा।
इफ द रिजल्टेंट इज इट 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मतलब कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स से, मान लो छोटा वाला फोर्स क्या है ए, यहां से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा ये बी वेक्टर, बी है यहाँ पर, है ना, ये आर वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। छोटा वाला जो फोर्स है वो रिजल्टेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। अपने क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताना, मतलब ए और बी की वैल्यू बतानी है अपने को। तो अपने को पता है कि रिजल्टेंट के साथ जो फोर्स एंगल बनाता है उसका फॉर्मूला अपने को पता होता है, क्या होता है, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ये दो फोर्स ए और बी हैं, तो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये ए के साथ इतना एंगल बनता है ना। अब एंगल थीटा यहाँ, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी पहले, तो 1090 कितना होता है, इनफाइनाइट, 1090 दे रखा है ना। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1090, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू 1 है, नीचे वाले की वैल्यू 0 है, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू यहां से हम पता कर सकते हैं, क्या बताओ, या बी कॉस थीटा माइनस ए के बराबर आ जाएगा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ए बाई बी। एक चीज यहां से मिल गई, अपने को रिजल्टेंट दिया गया है यहाँ पर देखो 12, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट का, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला। अब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 12, पहले दे रखी आर की वैल्यू 12, तो 12 पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू अपने को नहीं पता है, बी की भी नहीं पता है, प्लस 2ab और कॉस थीटा माइनस ए बाई बी, है ना, वैल्यू पुट कर दी मैंने, बी से कट गया बी, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 12 बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, तो यहां से कितना बचेगा अपने पास, 12 कॉस 2, ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटाएंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर जा रहा है, तो 1 में से 2 जा रहा है, तो -1 बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर रूट खोलेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि होता है 144, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ये तो फॉर्मूला होता है ना सीधा सीधा। और b प्लस ए की वैल्यू यानी अपने को यहाँ पर, सॉरी p प्लस क्यू, हमने a भी मान लिया, तो इसके 18 रख सकते हैं, बताओ 144 बराबर 18 इंटू बी माइनस ए। अब पता ही नहीं 144/18 क्या होता है, तो क्या करो, वैसे तो पता होना चाहिए ना आपको, है, तो कैंसिल आउट कर लो, 2 से कैंसिल आउट कर लो, 9 दूनी 18, 72 दूनी 144, 9 8 जा 72 होता है, 18 8 144 होता है, तो b माइनस ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है, और b प्लस ए अपने पास कितना था, 18 था, b प्लस ए कितना था, 18 था। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2b, ए से ए कट जाएगा, 18 और 8 26 होता है, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13 न्यूटन, b 13 आ गया, तो a कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, है ना, b की वैल्यू 13 है, तो a कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 8 इधर आ जाएगा, 13 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 13 और 5 अपना आंसर आ रहा है, 5 और 13 न्यूटन, देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल का था ये सवाल, लेकिन यदि आप करोगे ध्यान से तो हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस की जरूरत है बस आपको। अगला है, पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर 12 मीटर, मतलब कि यहाँ पर पहले डायरेक्शन आप बना लो, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं,
तो डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर मान लेते हैं, पहले कहाँ गया 12 मीटर ईस्ट, मतलब कि 12 कहाँ चला आई कैप में, ईस्ट मतलब आई कैप, 5 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कि जे कैप प्लस 5 जे कैप, एंड 6 मीटर वर्टिकली, मतलब फिर 6 मीटर वर्टिकली चला, वर्टिकली मतलब कि के कैप, तो 6 के कैप। आपने क्या बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मोड ऑफ आर वेक्टर कितना आ जाएगा, रूट में 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सीधा सीधा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाएगा 144 में 36 ऐड करेंगे 150, 180 और 25 205, स्क्वायर रूट ऑफ 205, सही कर रहा हूं ना। 144 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाए 150 और 380 900 205। अब 205 आपको देखना ऑप्शन में दिया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये 205 किसके स्क्वायर के पास है, 14 का होता है 196, 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा अपना आंसर। 16 हो नहीं सकता क्योंकि 16 तो बहुत आगे निकल जाएगा, 15 का 225 होता है, तो 16 का और आगे 256 के आसपास आता है, तो अपना आंसर यहां पर आएगा बी, मोस्ट प्रोबेबल यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं क्योंकि काफ़ी 1 घंटे से ऊपर का निकल गया लेक्चर, है ना। मैं चाहता हूँ कि सारे लेक्चर जो हैं वो 1 घंटे के अंदर ही हो जाएं ताकि आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। तो ये हमारा वेक्टर एडिशन हो गया कंप्लीट, वेक्टर सब्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब वेक्टर प्रोडक्ट बचा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट हम अगले लेक्चर में, एक ही लेक्चर में पूरा कवर कर देंगे उसको। ठीक है, आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा हो गए और इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन न्यूमेरिकल कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी का अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, जितने सवाल ड्यूरिंग द क्लास कराए जाते हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, चलो तो बाय बाय आज के लिए, कल मिलेंगे। एक ऐसा बैच जो उन बच्चों के लिए है जो ये सोचकर नीट की तैयारी छोड़ चुके हैं कि फिजिक्स उनके बस का नहीं है, चाहे जो हो जाए, दुनिया में कयामत क्यों ना आ जाए, फिजिक्स हमसे बनने वाली नहीं है। या फिर वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट है कि फिजिक्स जो है वो प्रॉब्लम करेगी, तो उनके लिए ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस बैच में हम चीजों को एकदम जीरो, मैं तो कहता हूं एकदम नेगेटिव लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे जहां आपको जाने की जरूरत है। तो हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज आपको यहाँ पर समझने वाली है और एक डिफरेंट अप्रोच के साथ फिजिक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि यदि आपने थ्रू आउट द ईयर मुझे फॉलो किया तो नीट 2026 में फिजिक्स आपको नहीं रोक सकती है। जो फिजिक्स आपका डर थी वही नीट 2026 में आपका हथियार बन के जाएगी। आपका एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा फिजिक्स, कभी नेगेटिव पॉइंट नहीं बनेगा जो आप नीट 2025 में करके बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो फिजिक्स में नेगेटिव मार्क्स की वजह से कट गए, तो ये आपके साथ नहीं होने वाला है। बहुत अलग लेवल से हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, बहुत डिफरेंट अप्रोच रहेगा और ऐसा अप्रोच कि हर एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी फिजिक्स बड़ी आसानी से बड़े एडवांस लेवल तक की समझ में आए। क्वेश्चन अप्रोच रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करने हैं और सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के साथ साथ हम मेंटली भी प्रिपेयर रहेंगे कि जो नीट 2025 में हुआ है आपके साथ, एकदम आप डर गए हो, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे इस बैच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये और सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल उतना ही पार्ट परचेज करना है इस बैच का जितना आपको रिक्वायरमेंट है। किसी बच्चे को ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आती है तो ऑप्टिक्स वाला मॉड्यूल परचेज करेगा वो, किसी बच्चे को मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे को काइनेमेटिक्स में इशू आता है, किसी बच्चे को मैकेनिक्स में इशू आता है। तो जिस पोर्शन में इशू आ रहा है आपको केवल उतना ही पोर्शन आपको परचेस करने की जरूरत है। आपको पूरा कोर्स, पूरे 32 के 32 चैप्टर का एक कोर्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर हमने इस पूरे कोर्स को 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, पूरी फिजिक्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 पार्ट्स में से आपको लगता है कि मेरा ये पार्ट कमजोर है तो आपको केवल उतना पार्ट परचेस करके उस पर स्टडी करनी है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे के पूरे पार्ट परचेज करें क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक
बहुत बेयर मिनिमम इसके कॉस्ट है। तो बच्चों तैयार रहिए इस बैच के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बहुत रिवोल्यूशनरी बैच है। नीट 2026 में जब आप पेपर देने बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ वो बैच कितने काम का था और कितनी हेल्प हमारी नीट 2026 में इस बैच ने करी है। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें हैं डीपीएस नोट्स वगैरह वो सारी की सारी चीजें इस बैच में मिलेंगी आपको। ठीक है बच्चों।